हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। मैं सोचता हूँ आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी और अभी बेटा दिवाली निकल चुकी है तो अपनी अपनी तैयारी में फिर से जुट जाएं, है ना। 2-3 दिन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया होगा और खूब पटाखे फोड़े होंगे, लेकिन अब बेटा अपनी तैयारी में वापस जुड़ जाएं। तो आज अपन बात करेंगे फ्रिक्शन के अदर रूप के बारे में, जो अदर टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के, जैसे कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होता है और फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है कैसे, फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को करवाता है कैसे, और फ्रिक्शन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अपन जानेंगे, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जानेंगे और फ्रिक्शन के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं सेशन को एक अच्छे सवाल के साथ। तो सवाल था, एक 5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सरफेस है जिसका बेटा म्यू एस दिया हुआ है 0.5 और म्यू के दिया हुआ है 0.4। अच्छा, ये सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है तो अपन से पूछा क्या गया है, फर्स्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन सरफेस, फ्रिक्शन ऑन सरफेस और ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछा गया है। सेकंड हमसे पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, जो भी 2 बार में पूछा गया है। कब? जब एफ एक्सटर्नल बेटा लगाया गया है 15 न्यूटन और दूसरे केस में एफ एक्सटर्नल किया गया है 30 न्यूटन, और दोनों ही फोर्स डायरेक्शन में है इधर वाली में, यानी ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ फोर्स लगाया गया है 15 न्यूटन फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 30 न्यूटन, और दोनों ही केस में हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। अभी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात किया है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन देखता हूं तो पहली बात, यदि बेटा ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या लगेगा, एफ एल, लिमिटिंग तक ही लगता है। तो एफ एल क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। अच्छा भाई, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इंटू एन बराबर होता है एम जी। अरे भाई, नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस करता है, एम जी। तो एम जी, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई एम, मास कितना है 5 kg, मल्टीप्लाई बाई जी 10। तो बेटा ये आएगा 10 5 जा 50, 50 इंटू 0.5 यानी 25 न्यूटन, यानी जो लिमिटिंग फोर्स जो आया है वो आया है 25 न्यूटन। अच्छा, ये हो गया भाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन सरफेस और ब्लॉक। अब भाई दूसरा केस, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक भी पूछा है। अब एफ एक्सटर्नल जब 15 है तो भाई एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी बनाते हैं तो ये देखो इधर लग रहा है 15 न्यूटन और रोकने वाला फोर्स कितना है भाई 25 न्यूटन। इस केस में मैं तो जानता हूं कि एक्सेलरेशन आएगा 0। क्यों? क्योंकि भाई एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है बताओ, 25 तक लिमिट है, औकात है 25 तक झेलने की, और आप 15 को लगा के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो सकता है क्या? सेम ये वही केस है जो आलवारी वाला केस था अपना, जो आलवारी वाला केस था कि आलवारी को कौन खिसकाएगा, कैसे खिसकाएगा, वही केस है भाई। मैंने जब 40 लगाया तब तक आलवारी नहीं चली, 50 लगाया नहीं चली, 70 लगाया नहीं चली, 99 लगाया तब तक नहीं चली, और एग्जैक्ट 100 का 100 लगा दिया तो भी नहीं चली, 100 से ऊपर पे चली। वही केस यहाँ पे भाई 25 तक तो बिल्कुल हिलने का नाम ही नहीं है। तो यानी इस केस में एक्सेलरेशन, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन होगा 0। अच्छा, सेकंड केस में देखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना है भाई 30 न्यूटन और रोक को कितनी से रहा है 25 न्यूटन। क्या ये सही है? क्या ये सही है भाई? मैं जहां तक जानता हूं कि ये गलत है और बहुत अच्छे से गलत है। कारण, क्योंकि भाई जब वस्तु चलने लग गई, जब लिमिटिंग से ऊपर का फोर्स लगा हुआ हो, लिमिटिंग से ऊपर का फोर्स यानी वस्तु चलने लग जाएगी, और भाई चलने लगते ही म्यू एस काम नहीं करता, म्यू के काम करने लग जाता है। मूवमेंट होने के कारण म्यू एस आ जाता है जो कि कितना है भाई 0.4। तो अब जो रोकने वाला फोर्स है वो 25 ना होकर कितना होगा, तो वह होगा म्यू के इंटू एम जी। जो म्यू एस दिया हुआ था उसकी जगह पे म्यू के आ जाएगा, और ये है भाई 0.4 इंटू 50 यानी 20 न्यूटन। अब रोकने वाला फोर्स कितना है 20। इस केस में यदि एक्सीलरेशन निकालता हूं तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास, तो भाई 10/5 इक्वल्स टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बार इसे करेंगे नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अब अपन एक चीज देखते हैं कि जब किसी रफ सरफेस पे कोई ब्लॉक चल रहा है, इंडिपेंडेंट तौर पे चल रहा है यानी स्वतंत्र रूप से चल रहा है, तो वह कितनी दूरी पर जाकर रुकेगा। ऐसा ही केस हमने एक काइनेमेटिक्स में भी किया था,
जिसको अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे अपन बोलते थे स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि कितनी दूरी पर जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाएगी, वही वाला फील अपन अब फ्रिक्शन में लेने वाले हैं। तो जैसे भाई ये एक ब्लॉक है m मास का, ये एक रफ सरफेस पे चल रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और भाई जब u होगा तो इस पे रोकने वाला फोर्स कौन काम कर रहा होगा, F के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में। अच्छा भाई, मैंने माना सपोज दैट थोड़ी दूरी पर जाकर ये यहां पर जाकर रुक गया यानी वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0, तभी तो रुकेगा, और मास m ही है। यानी अब यदि मुझसे कोई पूछे कि कितनी दूरी पर जाकर ये रुका है, तो भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस चीज को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में आया था u²/2a, यानी भाई अगर मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एक्सीलरेशन चाहिएगा। अब एक्सीलरेशन कैसे आएगा? तो भाई अगर मैं इस बॉडी को देखता हूं तो इस बॉडी पे एफ के लगा हुआ है फिलहाल, जो है म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। अगर इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन की नॉर्मल क्या किस चीज से बैलेंस होता है, एम जी, लेकिन हमेशा एम जी से बैलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में एम जी से होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस से ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स और नीचे कौन लग रहा है भाई, एम जी, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यदि मैं इस बॉडी का बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम यदि मैं बनाता हूं तो भाई इस पे इधर की तरफ कोई फोर्स लगा है क्या? कोई फोर्स नहीं है, तो इधर तो दिखाना ही बेकार है, केवल एक एफ के लगा हुआ है पीछे की तरफ, यानी यही इसका नेट फोर्स होगा। और जब ये नेट फोर्स है तो अपन जानते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, और एफ नेट क्या है भाई, एफ के बराबर, ये किसके बराबर होगा, एम ए, और एफ के क्या है, म्यू के इंटू एम जी, ये किसके बराबर होगा, एम ए। एम से एम कट गया तो बेटा एक्सिलरेशन किस चीज के बराबर आएगा, म्यू के इंटू जी, यानी इस ब्लॉक का जो एक्सिलरेशन होगा वो कितना होगा, म्यू के इंटू जी। अगर इसको मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करता हूं तो u²/2 इंटू एक्सिलरेशन जगह पे क्या लिख दूंगा, म्यू के इंटू जी। ये हो गया भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी अगर कोई ब्लॉक स्वतंत्र रूप से चलता हुआ आता है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे यदि गति कर रहा है, मोशन में है, तो भाई वह इतनी दूरी पर जाकर रुक जाएगा। एक बार इसे भी नोट करेंगे। अगर भाई मैं बात करूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप सबके जवाब अलग अलग आएंगे, लेकिन अब मैं आपको एक फील वाली भाषा में समझाता हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद अपन उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये वास्तविकता में होता क्या है। अगर भाई हेडिंग लगाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, हिंदी में बोलते हैं घर्षण कोण। तो भाई सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रखी हुई है किस पे, रफ सरफेस पे। इस केस में इस पे दो फोर्स काम करेंगे, ऊपर की तरफ तो लगेगा भाई कौन, नॉर्मल फोर्स, और पीछे की तरफ कौन लगेगा भाई, इधर लगेगा कौन, एफ एल, लिमिटिंग फोर्स, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, इस एफ एल को, क्योंकि ये वेक्टर है, इसको उठा के मैं ऊपर भी रख सकता हूं, ये देखो, तो ये हो गया एफ एल। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं इन दोनों का निकालू रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ ये होगा भाई, इसका रिजल्टेंट फोर्स। क्या? रिजल्टेंट फोर्स। अगर इसका वैल्यू मुझे पता करना है तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ लिमिटिंग का स्क्वायर, यानी दो वेक्टर्स का भाई रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला यहां पे लगाया गया है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ एल, यानी एफ लिमिटिंग का स्क्वायर, फ्रिक्शन लिमिटिंग का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अगर मुझसे इस कोण के बारे में बात करी जाए, इस एंगल के बारे में, इसको मैंने मान लिया थीटा, और इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब भाई डेफिनेशन क्या बनेगी, द एंगल मेड बाई द नेट फोर्स विद नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी द एंगल मेड बाय द नेट फोर्स विद नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन।
यानी इन दोनों का जो नेट फोर्स आया है आर वेक्टर, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब यदि मुझसे कोई इसकी वैल्यू पूछे, अगर इसकी वैल्यू पूछे तो मैं एक बहुत अच्छे से जानता हूं कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई बात कौन से त्रिभुज की चल रही है, ये बड़ा सनसनीय सवाल है। ये देखिए, आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला। इसमें यदि मैं बात करूं कि परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अच्छा भाई, अगर ये वेक्टर एफ एल है तो ये भी तो एफ एल ही होगा, आमने सामने है तो रिप्लेस कर सकते हैं एफ एल अपॉन में। अच्छा, बेस क्या है, जिसके साथ एंगल बनाया वही बेस, तो नॉर्मल, यही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो। अच्छा, एफ एल कितना होगा भाई, म्यू एस इंटू एन अपॉन में एन, यानी नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल आउट, तो भाई टेन थीटा बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू एस, और अगर थीटा निकाला जाए तो क्या आएगा, टेन इनवर्स इंटू म्यू एस। या इसी को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे चल के इसी को अपन एंगल ऑफ रिपोज भी बोलेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम आती है, लेकिन अभी इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको फील आया होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है भाई, नेट फोर्स का नॉर्मल के साथ जो थीटा बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नोट इट। अच्छा भाई, अब अपन पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी वस्तु को खींचता हूं या फिर किसी वस्तु को धक्का देता हूं तो कौन सा काम ज्यादा आसान है भाई, यानी पुशिंग और पुलिंग, इन दोनों में से कौन सा काम आसान है और कौन सा कठिन। एक बार आप सभी कमेंट में जवाब देंगे कि पुशिंग आसान है या पुलिंग। मैं तब तक लिखता हूं पुलिंग वर्सेस पुशिंग, विच आर इजी। दोनों काम में से कौन सा काम आसान है, एक बार बताएं सभी, अपने अपने कमेंट्स में जवाब छोड़ दें। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं भाई, ये एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक ये है, दोनों ब्लॉक सरफेस पे रखे हुए हैं। अगर मैं कहता हूं इसको मैं करता हूं पुलिंग, यानी पुल कर रहा हूं, और इसको मैं कर रहा हूं पुश, यानी भाई पुल कर रहा हूं तो मैं इस पे ऐसे एक फोर्स लगाऊंगा, और अगर मैं देखूं कि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, यानी सरफेस से थीटा एंगल पे, तो भाई इस फोर्स का इधर एक कंपोनेंट होगा जिसे कहेंगे एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा जिसे कहेंगे एफ साइन थीटा। अच्छा, और क्या क्या लग रहा होगा भाई, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा mg। इसके अलावा फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। हाँ, बहुत बार अपन बोलते हैं कि अपोज करेगा, लेकिन भाई अपोज और सपोर्ट दोनों काम करता है, ये बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है। अच्छा, अगर वहीं पे मैं बात करता हूं कि मैं इसको पुश कर रहा हूं, अब भाई पुश कर रहा हूं तो मैंने एंगल बनाया थीटा, इधर आएगा एफ का कॉस थीटा, नीचे की तरफ आएगा एफ का साइन थीटा, और क्या क्या लग रहा है भाई, नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। अब मैं इन दोनों ही ब्लॉक्स के बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई अगर मैं इसका एफ बी डी बनाता हूं, ये देखो, ये रहा ब्लॉक, इस पे नीचे की तरफ लगा हुआ है mg, और कोई फोर्स नीचे लग रहा है क्या, नहीं भाई, ऊपर की तरफ लगा हुआ है कौन, नॉर्मल, और कोई, अच्छा नॉर्मल के अलावा एक और फोर्स ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है एफ साइन थीटा। अच्छा, और इधर की तरफ लगा हुआ है भाई एफ कॉस थीटा, और कोई इधर की तरफ क्या लगेगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स। ये हो गया इस वाले ब्लॉक का एफ बी डी। अगर मैं यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाल के लाऊं तो नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल आएगा भाई mg माइनस एफ साइन थीटा। कैसे भाई, नॉर्मल और एफ साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे होंगे, तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू होगा mg के, और एफ साइन थीटा को उधर से इधर लाएंगे तो माइनस का एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल बराबर mg माइनस एफ साइन थीटा।
अब सेकंड केस का अगर एफबीडी बनाते हैं, ये देखो इधर बना रहा हूं, नीचे की तरफ लग रहा है भाई mg, और कोई फोर्स नीचे, हाँ एफ साइन थीटा और है नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा। ऊपर की तरफ भाई नॉर्मल लगा हुआ है, ऊपर और कोई फोर्स तो नहीं है, नहीं है। अरे इसको पूरे को उठा के यहां सेंटर पे लगा दो, तो सेंटर पे लगाएंगे तो इधर की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा, और ये वाला वेक्टर टूट ही जाएगा। तो इस प्रकार मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया है ना। अब भाई और कोई फोर्स तो इधर लग रहा है एफ कॉस थीटा, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, ये बन गया इसका एफबीडी। अब जब एफबीडी बन गए तो अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एफबीडी क्या कहना चाह रहा है। इस केस में यदि भाई नॉर्मल निकाला जाए तो नॉर्मल होगा mg प्लस एफ साइन थीटा। इस केस में ये नॉर्मल है, इस केस में ये नॉर्मल है। कौन से वाले में नॉर्मल ज्यादा है भाई? इस वाले में नॉर्मल इसमें ज्यादा है। जब नॉर्मल इसमें ज्यादा है तो नॉर्मल ज्यादा का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन भी किस में ज्यादा होगा भाई? इसमें, यानी पुशिंग में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अरे भाई क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। अब जब नॉर्मल ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, यानी फ्रिक्शन ऑफ पुशिंग पुलिंग लेस देन फ्रिक्शन ऑफ पुशिंग, यानी सीधी सीधी बात भाई, पुश करने में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा यानी मोशन का अपोज ज्यादा होगा, यानी चलने में दिक्कत पैदा करेगा, और दिक्कत पैदा करेगा इसी वजह से बेटा पुशिंग कठिन काम है। यानी पुशिंग जो है किसी भी चीज को धक्का मारना कठिन है, डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें नॉर्मल ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा तो प्रॉब्लम ज्यादा, और पुलिंग इजी है भाई, इजी है। क्यों? अरे इसको फील वाली भाषा में लेते हैं, चलो फील वाली भाषा में। एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसपे रस्सी बंधी हुई है, अपने सरफेस पे रखा हुआ है, अपन उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं तो अपने बल का एक कंपोनेंट उसे धरती में भी धक्का देगा, यानी सरफेस से कांटेक्ट मजबूत करने में मदद करेगा। वहीं अगर मैं ऐसे उठा के लेता हूं ऐसे खींच के, तो भाई खींच के लेने पे क्या होगा? एक कंपोनेंट उसे ऊपर की तरफ फोर्स लगवाएगा जिससे कि वो हल्का फील होने लगेगा। ये है भाई फील वाली भाषा। तो आज के बाद कभी मत कहना कि पुशिंग आसान है, किसी भी चीज को धक्का मारना आसान नहीं है, किसी भी चीज को खींचना बहुत ज्यादा आसान है। नोट इट। चलिए भाई, तो अब अपन देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? कभी नाम सुना है एंगल ऑफ रिपोज? तो आज अपन इसको देखने वाले हैं। चलो मैं आपको बताता हूं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और किस प्रकार ये काम करता है। एंगल ऑफ रिपोज, हेडिंग है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्लियर है कि जैसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है भाई, देखो सबसे पहले इसका फील लेते हैं। जैसे ये कोई इंक्लाइन प्लेन है थीटा, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा एफ लिमिटिंग, इसी की वजह से ये गिर नहीं रहा है। अच्छा मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बढ़ा दिया। इंक्लाइनेशन बढ़ाने के बाद क्या होता है, मैंने जैसे इसको ऐसे कर दिया तो ब्लॉक अब भी यहीं है और अभी भी गिरा नहीं है भाई, अभी भी क्या लगा हुआ है इस पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। अच्छा थीटा तो बड़ा हो गया, लेकिन फिर मैंने और जोर लगाया और अब मैंने इंक्लाइनेशन ऐसे कर दिया है भाई, और इंक्लाइनेशन ज़्यादा तो एंगल भी बन गया ज़्यादा। और अब बेटा जस्ट ब्लॉक गिरने वाला है, गिरा अब भी नहीं है, लेकिन अब यदि मैं 0.1 भी थीटा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा भी थीटा अप करता हूं, तो ब्लॉक स्टार्ट कर देगा स्लिपिंग। यानी इंक्लाइनेशन का हॉरिजॉन्टल के साथ बना वह कोण, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिससे भाई ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, यानी ब्लॉक जिससे थोड़ा भी ऊपर जाएगा, अगर इस एंगल से थोड़ा भी ऊपर अपन इंक्लाइनेशन बढ़ाते हैं तो भाई ब्लॉक स्टार्ट कर देगा क्या? स्लिपिंग, फिसलना शुरू कर देगा। उसी एंगल को अपन बोलते हैं थीटा ऑफ रिपोज, यानी एंगल ऑफ रिपोज, यानी रिपोज यानी गिरने का कोण। जैसे ही मैं इंक्लाइनेशन बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे ये देखो ये है इंक्लाइनेशन है, इस पे मैंने ये रख दिया, अभी भी,
अब देखो देखो ये स्लिप होने लगा है ना, जैसे ही ये स्लिप होने लगा तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से देखो मैं थीटा बढ़ा रहा हूं, देखो स्लिपिंग स्टार्ट हुई, तो जिस एंगल पे स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली है, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, तो इसको बोलते हैं भाई एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, अभी ब्लॉक गिरा नहीं है, लेकिन अगर इससे 1 इंच भी ऊपर गया तो ब्लॉक गिर जाएगा, यानी उस केस में क्या स्टडी होगी, इसको आप बना लेना चित्र को, वीडियो को पॉज करके। अगर मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, यानी ये है भाई थीटा रिपोज, ये रखा हुआ है ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक पे इधर की तरफ लग रहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब भाई आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये ब्लॉक है तो इस पे इधर लगेगा क्या, mg, और इधर mg, तो ये वाला कोण क्या होगा भाई, ये होगा थीटा। क्यों, क्योंकि दो परपेंडिकुलर, इन दोनों लाइंस के बीच में यदि थीटा बना हुआ है तो इनके परपेंडिकुलरों के बीच में भी क्या बनेगा, थीटा। ये थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से फोर्स में पढ़ाई है आपको, जब मैं एनएलएम सिखा रहा था तो ये करके भी बताया है। तो इधर वाला एंगल होगा भाई mg, इधर वाला वेक्टर होगा mg cos थीटा, और इधर कौन लगेगा भाई, mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है, नॉर्मल फोर्स, जो बैलेंस कर रहा होगा इस ब्लॉक को गिरने से बचा रहा होगा, सरफेस से कांटेक्ट में लाकर रख रहा होगा। अच्छा, ये बन गया इसका एक प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम। कब, जब ब्लॉक ने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर इससे थोड़ा भी ऊपर जाएंगे तो ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, स्टार्ट कर देगा क्या, स्लिप होना। इस केस में यदि मैं भाई दो इक्विलिब्रियम्स की बात करता हूं, पहला वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भाई नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करता हूं भाई हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो भाई हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली। अब इस पे देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक अभी स्टार्ट नहीं किया है स्लिप करना, लेकिन इससे थोड़ा भी ऊपर जाएगा स्लिप कर जाएगा, यानी अभी क्या है, ये बैलेंस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस समय पे भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होगा किसके, mg sin थीटा के, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 क्या है भाई, FL बराबर mg sin थीटा, 1 क्या है भाई, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। mg ने mg मार दिया, यहां से टर्म निकल रहा है भाई, देखो FL अपॉन n बराबर tan थीटा, क्योंकि साइन बटे कॉस tan होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहां से अगर tan थीटा बराबर लिख लिया जाए FL अपॉन नॉर्मल, FL क्या होता है भाई, म्यू s इंटू एन अपॉन में n इक्वल्स टू tan थीटा। यहां से थीटा अगर निकाले, नॉर्मल ने नॉर्मल कैंसिल कर दिया, तो थीटा आएगा भाई tan इनवर्स इंटू एस, म्यू एस। ये भाई अगेन वही बात आई है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। एक बार इसे करेंगे नोट। अब भाई यदि मैं कहता हूं कि मैंने थीटा, जो ये जो थीटा आर लिया हुआ है, इसको मैंने और बड़ा कर दिया, तो और बड़ा करने पे क्या होगा भाई, अगर मैं कह रहा हूं, मैंने टर्म लगाया है कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, यानी अब मैंने इस एंगल को और बड़ा कर दिया, तो भाई ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, यानी स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा, और स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा तो फ्रिक्शन अब की बार FL ना होके क्या हो जाएगा, FK। और अगर बात करी जाए तो टोटल ब्लॉक किधर चलेगा भाई, इधर, तो कोई एक्सीलरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट होने लग गई, और मूवमेंट होने लग गई तो ये एक्सीलरेशन क्या होगा, इसको अपन ज्ञात कर दें। अगर भाई बात करूं, अब भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा, नॉर्मल बराबर बैलेंस करेगा mg cos थीटा, लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो mg sin थीटा ज्यादा होगा, FK कम होगा, तभी तो ब्लॉक चलेगा इधर, क्योंकि नेट फोर्स किधर आना चाहिए, मोशन की डायरेक्शन में। अब यानी mg sin थीटा माइनस FK, ये बैलेंस होगा किसके बराबर, ma। भाई इस टर्म को ही तो कहते हैं F नेट, और F नेट कैसे होगा, अगर हॉरिजॉन्टल में देखे तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर बहुत अच्छे से अपन ये भी कह सकते हैं कि चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास बराबर एक्सेलरेशन, ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी सही है।
चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास बराबर एक्सीलरेशन। तो चला कौन रहा है, mg sin थीटा, रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, टोटल मास क्या है, m मास का ब्लॉक है, एक्सीलरेशन ये होगा। अच्छा भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सीलरेशन बराबर mg sin थीटा माइनस एफ के को हम लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन अपॉन में m। अच्छा, और अच्छे से अगर इसको लिखे तो mg sin थीटा माइनस म्यू के, एन को लिख सकते हैं नॉर्मल क्या होगा भाई, एम जी कॉस थीटा। ये देखो ये लिख रहा एन बराबर एम जी कॉस थीटा। इस बार नॉर्मल एम जी नहीं लेना है क्योंकि वह कंडीशन अलग थी, अब इंक्लाइंड प्लेन पे रहता है, हॉरिजॉन्टल पे रहता है, अपॉन में मास। तो भाई होगा क्या, मास 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 कॉमन आके कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ये होगा भाई एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। जब ब्लॉक का थीटा बढ़ जाएगा, थीटा रिपोज से ज्यादा हो जाएगा थीटा, तो भाई केस ये बनेगा, नोटेड। अच्छा भाई, अब अपन बात करते हैं जब दो ब्लॉक एक रस्सी के द्वारा जुड़े हों और एक टेबल से नीचे की तरफ लटके हों, उस समय पे अपना क्या एक्सीलरेशन रहने वाला है, जब फ्रिक्शन भी उसमें शामिल हो। अपन ने ये केस पहले भी किया हुआ है। तो देखो ये एक टेबल है और इस टेबल पे भाई ये एक m1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक रस्सी के द्वारा जुड़ा हुआ है दूसरे m2 मास के ब्लॉक के साथ, इसका मास है m2 और टेबल पे लटके हुए हैं। और भाई अब की बार ये जो सरफेस है ये कैसी है, रफ सरफेस, और ब्लॉक जो है, सिस्टम जो है वह नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है। अब भाई एक्सिलरेट कर रहा है तो इस पे एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको अपन बोलेंगे एफ के, जो किधर लगेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि इसको एक्सिलरेट होने से रोकेगा। अच्छा, इस केस में यदि मुझसे एक्सिलरेशन पूछा जाए तो भाई मैं तो एक ही बात जानता हूं, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा, ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो किसकी वजह से, नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा, m2g। तो चलाने वाला फोर्स है भाई m2g माइनस रोकने वाला कौन है, पहले तो कोई नहीं था पिछले केस में जब हमने फोर्स के टाइम पे पढ़ा, लेकिन भाई अब तो एफ के आ गया है, तो एफ के रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा भाई m2g माइनस एफ के को क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स कौन सा है, m1 ब्लॉक वाला, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस में कौन कौन, सरफेस कॉन्टेक्ट में कौन कौन सी है भाई, m1 ब्लॉक की और टेबल की। तो इसको कंफ्यूजन नहीं करना है कि इस जगह पे नॉर्मल कौन सा होगा, तो जो होगा m2g माइनस म्यू के इंटू m1g अपॉन में m1 प्लस m2। ये होगा भाई एक्सेलरेशन। तीनों ही फॉर्मूले सही हैं तो तीनों को ही आप एक बार नोट कर लेंगे, तीनों ही फॉर्मूले काम आने वाले हैं, नोटेड। चलिए भाई, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर देना है। सवाल है कि जब हम ग्राउंड पर चलते हैं भाई तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वह किस डायरेक्शन में काम करता है। चलो मैं सवाल लिख देता हूं, व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड, व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड फ्रिक्शन acts on our feet in backward direction, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट भाई ट्रू है या फॉल्स, सभी जवाब दें अपना, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, जवाब दें सभी। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे पता है आप में से 90% का जवाब होगा कि ये सही है, 90% लोगों का। क्यों, क्योंकि हम आगे की तरफ चलते हैं और फ्रिक्शन हम रोकने का काम करता है। लेकिन इसका जो जवाब है वो है भाई फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसको समझेंगे कि कैसे फॉल्स है। चलो सपोज दैट भाई ये सरफेस है और इस पे खड़ा है चोमू,
इस पे खड़ा है जंग बहादुर, जेबी, माय डियर जेबी, ठीक है, इसका नाम है जेबी, जंग बहादुर। अच्छा, अब ये जब चल रहा है तो भाई सीधा सा सीन है, ये जो जैसे हम चलते हैं, चल रहा हूं, चल रहा हूं, तो मैं कर क्या रहा हूं भाई, मैं लगा रहा हूं सरफेस पर पीछे की तरफ फोर्स, यानी मेरा फोर्स जो लग रहा है वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अच्छा भाई, जब मैं पीछे की तरफ लगाता हूं तो धरती माता हम पे क्या लगाएगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है भाई। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि यदि मैं किसी बॉडी पर लगाऊंगा फोर्स तो वह बदले में लगाएगी भाई रिएक्शन फोर्स। अब मैं पीछे की तरफ चलता हूं तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ पैरों से पीछे की तरफ धरती को खिसकाते हैं, और जब हम पीछे खिसकाएंगे तो धरती माता हम पे फोर्स लगाएगी तो हम खिसकेंगे आगे की तरफ। लेकिन भाई अब अपन सोचते हैं कि हाँ जब हम आगे जा रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने पीछे की तरफ धरती माता पे फोर्स लगाया तो मेरी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, मैं स्लिप किधर होऊंगा भाई, जब पैर पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है, पीछे की तरफ मैं स्लिप कर रहा हूं तो मैं गिरूंगा भी किधर, पीछे की तरफ। अगर मैं पीछे की तरफ नहीं गिरूं, इस काम को करने का काम टेंडर किसने ले रखा है भाई, फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन हमेशा लगता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में। अब भाई जब मैं चल रहा हूं तो मेरी स्लिप होने की टेंडेंसी क्या है, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये स्लिप भी ऐसे होगा, ऐसे। ये गिरे नहीं, इसको करने का काम किसका है, फ्रिक्शन का। तो हमेशा याद रखना भाई, फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब भाई ये धरती पे चल रहा है, पीछे की तरफ ऐसे चल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पैरों से धरती को पीछे की तरफ फोर्स कर रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है। और जब ये धरती को पीछे की तरफ पुश कर रहा है तो भाई धरती माता क्या कहेगी, अच्छा एक्शन ले, रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन में क्या देगी, आगे खिसका देगी, आगे खिसका देगी। तो भाई अपन जब स्लिप होने वाले थे, कब, जब अपन पुश कर रहे थे धरती को, तो अपन ने तो खूब जोर से पुश किया, तो अपन ऐसे गिरते मुंह के बल, लेकिन नहीं गिरे, उसको करने का काम किसने किया, फ्रिक्शन ने। तो भाई फ्रिक्शन क्या करता है, स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकता है। फ्रिक्शन हमेशा आगे की तरफ लगता है, पीछे की तरफ नहीं लगता। नोट इट। चलिए इस पे कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे हमें याद रहे। हम ग्राउंड को पुश करते हैं तो ग्राउंड हम पर रिएक्शन फोर्स लगाता है। कैसे लगाता है भाई, एनएलएम थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, है ना, इससे आप समझ गए होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, अब जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हम पीछे की तरफ स्लिप हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। कब भाई, जब हम पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे तो स्लिपिंग टेंडेंसी आ जाएगी। तो भाई अब ये फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन सेव्स अस फ्रॉम स्लिपिंग, स्लिप होने से रोकता है। कैसे 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 स्लिप होने से रोकता है, यानी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगी भाई, पीछे की तरफ, स्लिपिंग टेंडेंसी। ठीक है भाई, इसको एक बार नोट करेंगे। सेम केस भाई, सेम केस एक और आता है अपनी निगाह में जो अपन देखते हैं, आमतौर पे अपन ने चेक भी किया है बहुत बार, हॉर्स एंड कार्ट वाला। हॉर्स एंड कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी, जो तांगा, तांगा जिसे बोलते हैं अपन तांगा, है ना, हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट। तो भाई सपोज दैट ये एक कार्ट है, एक धागे से
ये है भाई हॉर्स, हाँ हंसना नहीं है, हॉर्स के ऊपर है ना, हाँ हॉर्स है। ये है घोड़ा और ये है गाड़ी। अच्छा, ये घोड़ा है, ये गाड़ी है, दोनों के बीच में क्या है भाई, सरफेस। दोनों के बीच में क्या है, किससे कनेक्ट होते हैं, ये एक रस्सी जिसमें क्या होता है भाई, तनाव बल। अब भाई सोचने का विषय क्या है कि जब रस्सी में टेंशन सेम, दोनों साइड से सेम फोर्स, नेट फोर्स जीरो, तो दोनों आपस में टक्कर हो जानी चाहिए, यानी दोनों के बीच में क्या हो जानी चाहिए, टक्कर हो जानी चाहिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भाई घोड़ा अपने पैरों से क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाता है, दोनों की टक्कर हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स, बीच में कोई फोर्स नहीं, जीरो, टेंशन दोनों साइड से बराबर। यानी सेम जो ह्यूमन के केस में होता है भाई हॉर्स के केस में, जैसे ही घोड़ा पीछे की तरफ लगाता है तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होती है, स्लिपिंग टेंडेंसी, स्लिपिंग टेंडेंसी हो जाती है भाई पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन कार्य करता है आगे की तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में, चलते हुए किसी भी चीज को चलाने में, अगर ह्यूमन है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, कुछ भी हो, आगे चलने के लिए किस चीज का उपयोग लेते हैं भाई, फ्रिक्शन का। अच्छा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, अगर हम किसी स्मूथ सरफेस पे चल रहे हैं, तो आप लोगों ने देखो 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 सेम यही केस जो इधर हो रहा है, इसके साथ भी तो है भाई, पहिया घूम रहा है तो फ्रिक्शन के दर सामने की तरफ, मूवमेंट के दर पीछे की, फोर्स के दर लगेगा पीछे की तरफ। पहिया जब घूमता है तो फोर्स लगाए, ऐसे ही तो घूम रहा है भाई, ऐसे घूम रहा है तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स के दर लगाएगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन के दर लगेगा, फोर्स जो लगाएगा वो किधर लगाएगा, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। चलने के लिए तो भाई फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप अज्यूम करिए कि क्या होता, जैसे ही अपन चल रहे हैं, चलते चलते ओ ये गिरा, वो गिरा, चारों तरफ दुनिया पड़ी हुई मिलती है हमें, धरती में पड़े हुए लोग, और फिर उनको उठाने के जैसे ही हम प्रयास करते हम भी गिर जाते। तो इसका मतलब क्या है भाई, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। अगर हमें चलना है तो फ्रिक्शन के साथ ही चलना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बहुत सरफेस होती हैं, स्मूथ सरफेस, उन पे तेल वगैरह जो मतलब फैल जाते हैं, हलवाइयों के सामने हलवाइयों को फैला देते हैं कुछ भी, और उस पे से पैर जाता है, सूं सूं सूं, स्लिप स्लिप, सीधे गिरे, गड़ाम से चित, दांत टूट गए, हाथ टूट गया। तो भाई ये सब केस किस वजह से होते हैं, फ्रिक्शन के एब्सेंस की वजह से। वो जो स्मूथ पार्ट होते हैं, स्मूथ सरफेसेज होती हैं, उनमें फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम मतलब चलने में कठिनाई ज़्यादा। तो भाई जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, आगे का लास्ट लेक्चर फ्रिक्शन का कल होगा, और उसको करेंगे अपन बहुत ही आसानी से ख़त्म। तब तक के लिए भाई बाय बाय।